तो हेलो एंड वेलकम अगेन। आज अपन इस वीडियो के अंदर जो PYQ है, रेलवे के अंदर जितने भी PYQ आए उनको अपन यहाँ पे सोल्व करने वाला है। मैंने 2 वीडियो अभी तक डाल दिए और ये अपनी 3rd वीडियो है। इसके अंदर भी जितने भी PYQ आए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और PYQ के साथ साथ जो फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन ही कवर नहीं करने वाले। जैसे मैं आपको यही नहीं पूछूंगा कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, मैं आपको यही पूछूंगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज किसने की। क्योंकि ये सब कुछ पूरे जो प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चन है, ये पहले पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पे ये एक और हेल्प मिलने वाली है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन और कवर होने वाले हैं। मतलब अगर अपन 20-25 क्वेश्चन भी करते हैं, मतलब 25 भी क्वेश्चन भी अगर अपन करते हैं तो लगभग 100 क्वेश्चन, 75 से 100 क्वेश्चन आपके कवर यहाँ पे हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अपन वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो भी अपने PYQ है उनको यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। 1 सेकेंड, इसको मैं रफ कर देता हूँ सबसे पहले। तो चलिए अब यहाँ पे अपन जो अपने PYQ है उनको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देना है कि जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के तट पर यहाँ पे स्थित है। इसका सिंपली यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो जो हड़प्पा स्थल है वो यहाँ पे कौन सी नदी के तट पर स्थित है वो तो आपको देना ही देना है। उसके साथ साथ जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पर स्थित है ये भी आपको बताना है। इसके साथ साथ ही जो हड़प्पा है उसके खोजकर्ता प्लस जो मोहनजोदड़ो है उसके खोजकर्ता के बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। जो हड़प्पा स्थल है वो सिंपली यहाँ पे रावी नदी के तट पर स्थित है और जो मोहनजोदड़ो है वो यहाँ पे सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, इनके होप करता हूँ, आई होप कि आपने जो खोज करता है उनका भी आंसर यहाँ पे दे दिया होगा। तो जो मोहनजोदड़ो है उसके खोज करता है यहाँ पे राखलदास बनर्जी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राखलदास बनर्जी। 1 सेकेंड। हाँ, तो जो मोहनजोदड़ो है उसके खोज करता है यहाँ पे राखलदास बनर्जी एंड जो हड़प्पा है उसके यहाँ पे खोज करता है दयाराम साहनी। उसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। आपको इसके साथ साथ ही एक और आंसर देना है कि जो मोहनजोदड़ो है, आगे मैं लिख देता हूँ जिसे सही से आपको समझ में आ जाए, कि जो मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इससे आपको 2-3 चीज़ें याद हो जाएगी जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। मोहनजोदड़ो, आपको इसको ऐसे याद करना है। मोहनजोदड़ो को मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। मोहनजोदड़ो, आपको इसका ऐसे देखना है कि मोहनजोदड़ो मतलब मोहन जो मर गया। आपको ये लाइन ओनली याद कर लेनी है। मोहनजोदड़ो, मोहन जो मर गया, ऐसे आपको याद करना है। अब जो मरेगा, मरे हुए का क्या होता है? मर्तकों का टीला। तो इसका आपको जो मीनिंग है वो भी याद हो जाएगा इससे। प्लस इसके जो खोज करता है वो मैंने जैसे आपको बताया था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। देखो, जो कोई मर जाता है तो उसकी क्या बन जाती है? उसकी राख बन जाती है। कोई मरता है तो उसकी क्या बन जाती है? राख बन जाती है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो मतलब मोहन जो मर गया। जो कोई मर जाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा? मर्तकों का टीला। तो इसका अर्थ हो जाएगा मर्तकों का टीला। सेकंड,
अब आप याद कर सकते हैं जो मर जाता है तो उसकी क्या बन जाती है, राख बन जाती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं राखलदास बनर्जी। अब देखिए इससे आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए। तो ऐसे ही मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से पढ़ाने वाला हूँ, बस आप यहाँ पे एंड तक देखते रहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाँ, अपना सेकंड क्वेश्चन ये रहा। पौधों में लचीलापन उत्तक किस उत्तक के कारण होता है, ये आपको सिंपली यहाँ पे आंसर देना है। तो जो पौधों में लचीलापन होता है वो यहाँ पे कोलेन काइमा की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के अंदर, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था, इसका आपको आंसर देना है। शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन 2 देशों के बीच में लड़ा गया था। तो जो शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है, ये आपको बताना है कि सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है। ये यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तटरेखा किसकी लंबी। अगर आपको इससे भी थोड़ा अंदाज़ा लग सके तो भी आपको देखना है किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है। यहाँ पे गन का शेप बन गया देखो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 कनाडा। जो कनाडा है उसकी सबसे लंबी तटरेखा है। तटरेखा का मतलब होता है, देखो ये समुद्री रेखा होती है ना, वो होता है तटरेखा का मतलब। अगर आपको नहीं पता तो वैसे तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, इसका आपको आंसर देना है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन रेडी कराने वाला हूँ पहले, लेकिन इसका आप आंसर दीजिए कि किस सदन को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा कि किसको यहाँ पे उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा को यहाँ पे उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे मैं कुछ आपको कवर कराने वाला हूँ। ये देखिए, ये रही लोकसभा एंड ये रही यहाँ पे राज्यसभा। आपको दिख रहा होगा ये रही लोकसभा और ये रही यहाँ पे राज्यसभा। अब देखिए इनमें आपको मतलब फ़ोटो देखते ही क्या डिफरेंस दिख रहा है, सबसे पहले उसमें आप थोड़ा गौर डालिए। आपको कोई ना कोई यहाँ पे डिफरेंस जरूर दिख रहा होगा। थोड़ा सा आप फोकस कीजिए और बताइए इनमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आई होप आपको डिफरेंस दिखा होगा कलर के अंदर कि यहाँ पे देखो ये मेट देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की है, और जो इसके अंदर मेट है ये देखो रेड कलर की है। ये मेट रेड कलर की है और इसके अंदर ग्रीन कलर की है। तो ये इनकी थीम होती है। जो लोकसभा की थीम है, मतलब जो कलर है मेट का, वो है ग्रीन कलर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो लोकसभा कलर है वो ग्रीन कलर, और जो राज्यसभा का है वो यहाँ पे है सिंपली रेड कलर। लोकसभा का है ग्रीन कलर और राज्यसभा का यहाँ पे रेड कलर। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना होता है ये वाला रेडी। सेकंड क्वेश्चन, आपने अभी जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन था ये वाला, इसके अंदर आपने पढ़ा कि उच्च सदन कौन सा है। उच्च सदन अपने देखा कि उच्च सदन यहाँ पे है सिंपली राज्यसभा, अपन ने ये देखा। अब आपको बताना है कि निम्न सदन यहाँ पे कौन सा है। जैसे अपन ने देख लिया कि उच्च सदन कौन सा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। जो उच्च सदन है वो तो अपन ने देख लिया, उच्च सदन है राज्यसभा। लेकिन जो निम्न सदन होता है वो होता है यहाँ पे लोकसभा। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ अपनी हो गई। थर्ड चीज़ अपनी आती है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं जिससे आपको एकदम सही समझ आ सके। हाँ, जो थर्ड चीज़ अपनी आती है यहाँ पे कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इनके मेंबर की एज क्या होनी चाहिए। एज आपको बतानी है, एज इनकी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, मतलब चुनाव लड़ने के लिए, ये आपको बताना है। देखिए अभी अपन ने देखा कि राज्यसभा उच्च सदन है,
तो आपको ऐसे ट्रिक से याद करना है कि उच्च सदन यानी एज ज़्यादा चाहिए, निम्न सदन यानी एज कम चाहिए। तो जो लोकसभा है उसकी एज 25 साल है एंड जो राज्यसभा है उसकी एज यहाँ पे मिनिमम 30 साल है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए। और जो लोकसभा होती है ना, वहाँ पे आम जनता द्वारा जो वोटिंग की जाती है और उसके थ्रू मेंबर बनते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब कैसे याद होगा उसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। पूरी मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। देखो, लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा यानी लोगों की सभा, आपको ऐसे याद करना है। लोकसभा यानी लोगों की सभा। यहाँ पे है राज्यसभा, मतलब राज्य की सभा। देखो, जो लोकसभा होती है ना, उसमें तो अपन जो वोट देते हैं, आप वोट देते हो नहीं देते हो पता नहीं मेरे को, लेकिन अपन जो भी मतलब 18 साल से ऊपर का हो गया वो तो देता ही होगा। अगर नहीं भी देते हो तो समझ लो आप, यहाँ पे आपको तो समझने से मतलब होना चाहिए। जो लोकसभा होती है लोगों की सभा, तो इसमें तो क्या होता है, प्रत्यक्ष लोग, जैसे अपन लोग, प्रत्यक्ष लोग वोट देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे मेंबर बनते हैं लोकसभा के अंदर। लेकिन राज्यसभा के अंदर क्या होता है, जो राज्य विधानसभा, आपको पता होगा विधानसभा होती है राज्य के अंदर, मतलब विधानमंडल होती है टोटल, तो उसमें एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। विधान परिषद सब राज्यों के पास नहीं है, लेकिन जो विधानसभा है वो सभी राज्यों के पास होती है। तो राज्यसभा के अंदर क्या होता है, जो राज्य विधानसभा है ना, वो लोग यहाँ पे चुनते हैं कि किसको राज्यसभा के अंदर जाना है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोकसभा लोगों की सभा यानी लोग वोट देंगे यहाँ पे। राज्यसभा यानी राज्य की सभा, मतलब जो राज्य की विधानसभा होती है वो यहाँ पे वोट देती है और डिसाइड कर दे कि किसको राज्यसभा के अंदर जाना है, और लोग डिसाइड करते हैं, वो होती है लोकसभा। निम्न सदन होती है यहाँ पे लोकसभा, और जो हायर सदन होती है यानी उच्च सदन होती है वो यहाँ पे होती है राज्यसभा। निम्न यानी कम एज चाहिए, तो 25 साल होती है लोकसभा की, और हाई यानी ज़्यादा एज चाहिए, तो राज्यसभा की होती है 30 साल। और राज्यसभा के अंदर इसको हाई सदन क्यों बोला जाता है, मतलब उच्च सदन क्यों बोला जाता है, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जो राज्यसभा होती है उसको उच्च सदन क्यों बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक तो ग्रेजुएट लोग आते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं, जो ग्रेजुएट लोग होते हैं, जो एडुकेटेड लोग होते हैं ना, जिसको एजुकेशन की नॉलेज होती है, वो लोग आते हैं। जैसे या कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, मतलब यहाँ पे सिंपली अच्छे लोग आते हैं। मैं अगर आपको बताऊँ तो राज्यसभा को अच्छे लोग आते हैं, एजुकेटेड लोग आते हैं, ग्रेजुएट लोग आते हैं, इसलिए इसको हायर सदन बोला जाता है। और इसको निम्न सदन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, बस एज 25 साल होनी चाहिए। और भी कुछ क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप तो जो बेसिक चीज़ें उनका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इनमें बता सकता हूँ, लेकिन जितना बता दिया वो उतना खूब है अभी के लिए। आगे और कोई क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड तो आपको और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन रीड कीजिए आप। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, इसका आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण। अभी अपन थोड़ा जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, आपको सबसे पहले बताना है तेज, और उसके बाद बताना है कम, मतलब धीरे किस में करती है और तेज किस में करती है, ये दोनों का आपको आंसर देना है। जो तेज होती है वो करती है यहाँ पे ठोस के अंदर, और जो कम होती है वो यहाँ पे करती है गैस के अंदर। जो कम मतलब यात्रा करती है, कम धीमी यात्रा करती है वो गैस के अंदर, और तेज यात्रा करती है वो ठोस के अंदर। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए, दोनों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कोडाई कनाल। और यहाँ पे याद रखना कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, तो देहरादून की जो मतलब देहरादून है वो उत्तराखंड की कैपिटल है, उत्तराखंड की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धवन सोडा के एक अणु में कितने अणु, मतलब जो धवन सोडा होता है उसमें एक जल के अणु में कितने जल के अणु मौजूद होते हैं। आई होप आपने सही से रीड कर लिया होगा। धवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान है
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये एसएससी के अंदर भी 2 से 3 बार पूछ लिया और जो रेलवे है उसके अंदर भी लगभग 2 से 3 बार पूछ ही लिया, तो आपको इसको थोड़ा याद कर लेना है सही से। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है आपको ये बताना है। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस वंश के संस्थापक थे, किस मिशन के संस्थापक थे सॉरी। और मैंने आपको पता हो तो जो अपनी पिछली वीडियो थी उसके अंदर बताया भी था कि दयानंद सरस्वती किसके थे, जो किस मिशन के संस्थापक थे। और आपको मैंने ये भी बताया था उस वीडियो के अंदर कि ब्रह्मा समाज के जो ब्रह्मा मिशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ये भी मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तो दोनों के आपको आंसर करने हैं कि ब्रह्मा समाज के कौन थे और जो दयानंद सरस्वती है वो किस मिशन के थे। तो यहाँ पे जो दयानंद सरस्वती है वो तो आ जाएंगे आर्य समाज के। अब आपको बताना है ब्रह्मा समाज के, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर ही मैं आपको बता के आएंगे, तो हर वीडियो आपके देखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्रह्मा समाज है उसके राजा राम मोहन राय और सती प्रथा को रोकने के लिए भी जो राजा राम मोहन राय है इन्होंने यहाँ पे काम किया था। और इसको आप याद कर सकते हो, चिन्मय मिशन चिन्मयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। चिन्मय को तो आप देख सकते हो चिन्मय चिन्मयानंद, ऐसे आप याद कर सकते हो। ब्रह्मा समाज के कौन आ जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप क्वेश्चन। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वानस्पतिक जनन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं खुद ही आपको बता दूंगा और उसमें और भी बेसिक डिटेल है वो ऐड कर दूंगा, लेकिन जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो प्रीवियस ईयर है बस उसको मैं ऐसे डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे सोल्व। चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा। और आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह से आकाश कैसा दिखाई देता है, ये भी आपको बताना है। कितने लोग ये बता पाते हैं कि पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है। अगर आप ये भी नहीं बता पा रहे कि पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है तो आपको कुछ नहीं करना, एग्ज़ाम को छोड़ देना है। एग्ज़ाम नहीं दे के आनी आपको, मतलब सिंपली एक काम करना है, एग्ज़ाम नहीं दे के आनी और कोई अच्छा सा काम धंधा देख लेना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर आप ये भी नहीं बता पा रहे कि पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है। तो पहले तो ये बताइए कि चंद्रमा से कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। तो जो चंद्रमा से होता है वो तो काला दिखाई देता है और पृथ्वी से तो आपने बता ही दिया होगा नीला दिखाई देता है। ये तो बहुत ही मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है। मतलब कौन से रोग में, ये आपको बताना है कि कौन से रोग में संक्रमण जो होता है उसमें वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य मतलब उसके काम करने की शक्ति को क्षति पहुंचाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आ जाएगा HIV एड्स। एड्स के कारण जो वायरस है वो प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है, उसके कार्य को क्षति पहुंचाना है, याद रखना है। लगभग 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक रेलवे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक आवश्यक है। आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन में पीछे करा के आया था अभी जस्ट। अगर आपने उस क्वेश्चन को सही से रीड कर लिया होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही इजीली दे सकते हैं, मतलब उसी क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर फंसा है। याद करो कौन सा क्वेश्चन था पहले तो आप, और मैं दोबारा आपको उस क्वेश्चन के पास लेके चलता हूँ। पहले कहाँ पे वो क्वेश्चन, 1 सेकेंड, उसी से आपका ये क्वेश्चन ये रहा। इसको रीड करो एक बार सही से, आप पूरा 30 सेकंड लो इसको रीड करने के लिए। अगर आपने सही से इसको रीड कर लिया तो उस क्वेश्चन का आंसर आप ऑटोमेटिकली दे दोगे। एक बार रीड कीजिए इस क्वेश्चन को और इसके ऑप्शन को भी। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। अब चलता हूँ उस क्वेश्चन के पास जो अभी अपन प्रेजेंट के अंदर कर रहे हैं। ये रहा।
अब आपको इसको रीड करना है और इसका आंसर देना है। ऑप्शन के अंदर इसका आंसर छुपा है, अगर आप ऑप्शन सही से रीड कर लिया होगा और जो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको दिखाया था उसको सही से रीड कर लिया होगा तो। बताइए इसका आंसर। तो आपने एक चीज अगर नोटिस की होगी तो देखो, इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है, इसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा। और जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए दिया था, कहाँ पे गया वो क्वेश्चन, 1 सेकेंड, ये रहा। इसके अंदर देखो कि किस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, मतलब प्रेजेंट नहीं होती। क्या है था आंसर, प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं होती है। अब उस क्वेश्चन को दोबारा रीड कीजिए आप, 1 सेकेंड, देखिए ऑक्सीजन इसमें भी है, यहाँ भी यही क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण, बस घुमा दिया थोड़ा सा। मतलब पहले ये आंसर में था, अब की ये क्वेश्चन में था और ये आंसर में था। अब की बार क्या किया, इसको क्वेश्चन बना दिया, इसको आंसर बना दिया। तो थोड़ा ऐसे आपको ऑप्शन से भी खेलना है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसके अंदर देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और प्रकाश संश्लेषण में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाया तो मतलब थोड़ी पढ़ाई सही कर रहा है वो, थोड़ी बहुत, और सीख जाएगा धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ाई करेगा तो। उसके लिए सब्सक्राइब भी आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, देवमाली चोटी भारत के किस राज्य में है, यह आपको बताना है। और ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसे क्वेश्चन, यही नहीं ऐसे क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी चोटी, ये वाली चोटी, वो वाली चोटी, ये क्वेश्चन तो रेलवे के अंदर तो फेवरेट क्वेश्चन मान लो आप। तो इनको तो आप ज़रूर देख कर जाना एक बार। तो जो देवमाली चोटी है वो आएगी उड़ीसा के अंदर है। थोड़े से और मैं यहाँ पे बेसिक पॉइंट आपको बताता हूँ, आप रीड कर लीजिए। जो माउंट केटू है वो कहाँ पे, भारत, जो पीओके का हिस्सा है भारत का, वहाँ पे। कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर, नंदा देवी है उत्तराखंड, साल टोरो है जम्मू एंड कश्मीर, क्या ये कागंटो है अरुणाचल प्रदेश, रियोपुरगिल है हिमाचल प्रदेश, शरमाटी है नागालैंड, संदकफू है पश्चिम बंगाल। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देख लेना एक बार आप। इनको भी देख कर तो चल जा रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनाईमुड़ी है केरल के अंदर, दोडबेट है तमिलनाडु। ये सब कुछ एक बार देख कर चल जाना, लेकिन इनको तो आप जरूर याद कर जाना एक बार के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आप ये बता दो, फिर आंसर खुद ही मिल जाएगा आपको कि विक्रम साराभाई कौन थे। ये आपको बताना है कि विक्रम साराभाई कौन थे, ये बताते ही आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जो विक्रम साराभाई थे वो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ये आपको ध्यान रखना है कि विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे। अब आपको ऑप्शन पढ़ना है कि कौन से क्षेत्र में ये जो विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार है वो दिया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान। ठीक है, और ये भी याद रखना कि विक्रम साराभाई कौन थे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये बंदा किससे रिलेटेड है, ये सभी क्वेश्चन भी आते हैं रेलवे के अंदर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 जो आर्टिकल है वो आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है। इसका आंसर आएगा लार प्रोटीन समूह। ओके,
नेक्स्ट, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से बनाए जाने वाला पारसी पर्व, आई होप ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, के नाम से जाना जाता है और यह ईरान कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा रट लेना है मतलब इस क्वेश्चन को। इसका आंसर आएगा नवरोज। क्या आंसर आएगा? नवरोज। तो अपने क्वेश्चन आई थिंक एंड होते हैं यहीं पे। हाँ, अपने क्वेश्चन हो गए एंड। आई होप थोड़ी बहुत भी अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, अब थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। एक सब्सक्राइब करना है मतलब आपको, 2 फ़ोन है तो दोनों से कर देना। तो बस ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।